दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ज्ञानधारा जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल पार्ट 2, जिसमें हमने पार्ट 1 में पढ़ा रखा था कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य कैसे हुआ। आज उसका पार्ट 2 है, तो हमें रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 का वीडियो देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो बिना देर किए हम अपने वीडियो को चालू करते हैं और हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ था और इसके युद्ध का क्या कारण था। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी का युद्ध का मैदान जो है पश्चिम बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर है और प्रारंभ कब हुआ था? 23 जून 1757 को। और किनके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? हमने पढ़ा रखा था कि जब सिराजुद्दौला अपने बंगाल पर शासन कर रहा था तो उस समय जो घटना घटी थी, सबसे पहले ब्लैक होल की घटना जो प्लासी का युद्ध का कारण बना था। तो ये युद्ध किस प्रकार हुआ हम इसको आज जानेंगे। प्लासी के युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो जाती है। अगर पूछ लिया जाए सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, तो मीर जाफ़र। यही जो मीर जाफ़र था जो रॉबर्ट क्लाइव से क्या किया था, हाथ मिला लिया था और सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी कर दिया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। और अंग्रेज़ों ने आगे चलकर मीर जाफ़र को ही क्या बना रहा है, राजा बना रहा है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र से हाथ मिलाया था कि हम तुमको क्या करेंगे, बंगाल का नवाब घोषित अगला नवाब बनाएंगे। जिसके कारण क्या किया था, मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा दे दिया था प्लासी के युद्ध में। लेकिन एक सैन्य टुकड़ी ऐसा था जो अंग्रेज़ों की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और उस सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मोहनलाल और मीर मदान कर रहे थे और लड़ते लड़ते क्या हुए थे, इस युद्ध में मारे गए थे। जब युद्ध की हार के बाद सिराजुद्दौला जब घर को लौट रहा था तो मीर जाफ़र के पुत्र था जो जिसका नाम था मरीन के इशारे पर ही उसकी हत्या कर दिया गया। और इसके मरने के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना? मीर जाफ़र बना। मीर जाफ़र का शासनकाल हम देखें तो कब से कब तक रहता है। मीर जाफ़र, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इससे वादा किया था कि हम बंगाल का अगला नवाब तुम ही को बनाएंगे, तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को अपना नवाब बनाया। लेकिन यह नवाब कैसा हुआ? अंग्रेज़ों का कठपुतली मात्र बन के रह गया। ये रॉबर्ट क्लाइव के इशारे पर शासन करता था, जैसा रॉबर्ट क्लाइव बोलता था वैसे ये शासन करता था। ये अपने अनुसार शासन नहीं कर सकता, यह बस नाम मात्र का बंगाल का नवाब था, लेकिन वास्तविक में शक्ति रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में थी और बंगाल का शासन प्रशासन की देखरेख सब रॉबर्ट क्लाइव करता था। इसलिए इतिहास में इसे कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव का गधा, गीदड़, सियार। ये तीनों क्वेश्चन करके पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव का गधा, सियार या गीदड़ कौन था, तो हमारा आंसर जाता है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 1,77,00,000 उपहार दिया। इस युद्ध के बाद 1,77,00,000 उपहार दिया अंग्रेज़ों को और इसके साथ ही 24 परगना जिला भी गिफ्ट में दिया और वहाँ से अंग्रेज़ों ने क्या किया, व्यापार करना शुरू किया। 1760 में अंग्रेज़ों ने इसे हटा दिया। फिर जब 3 साल इसका कार्यकाल पूरा हुआ तब इसको 1760 में क्या किया, अंग्रेज़ों ने हटा दिया और इसकी जगह पर इसके दामाद जो मीर कासिम था उसको बंगाल का नवाब अंग्रेज़ों ने बना दिया। मीर कासिम एक बहुत ही चालाक और होशियार शासक हुआ और इन्होंने देखा कि अंग्रेज़ किस प्रकार से धोखा कर रहे हैं, वे किसी का अंग्रेज़ नहीं हो रहे हैं,
तो मीर कासिम ने अंग्रेज़ों से चुपके से अपनी राजधानी क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया तथा मुंगेर में फ्रांसीसियों की सहायता से गोला बारूद तोपखाने कारखाना की स्थापना की और वहाँ भारी संख्या में क्या किया, भारी संख्या में बंदूक का निर्माण, गोला का निर्माण, तोप का निर्माण करने लगा। जब अंग्रेज़ों के पता चला तो अंग्रेज़ों ने इसके विरुद्ध भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, इसको हटाने की षड्यंत्र रचना को शुरू कर दी। लेकिन राजधानी परिवर्तन को हम देखेंगे। राजधानी परिवर्तन यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल के समय राजधानी कहाँ थी, तो बंगाल के समय, मुग़लों के समय बंगाल की राजधानी ढाका, उसके बाद मुर्शिदाबाद, उसके बाद मुंगेर। बंगाल की राजधानी दो बार परिवर्तन हुआ, एक बार ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ढाका पूछा मुग़ल काल में ढाका हुआ करती थी। मुर्शिद कुली खां मुर्शिदाबाद लेके गया और मीर कासिम मुंगेर लेके गया। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल का राजधानी मुंगेर किसने स्थानांतरित किया, तो हम लगा सकते हैं मीर कासिम ने किया। उसके बाद मीर जाफ़र, जब अंग्रेज़ों को पता चला कि मीर कासिम हमारे खिलाफ युद्ध बारूद बंदूक की रणनीति बना रहा है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर कासिम को हटा के पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। मीर जाफ़र 1763 से 1765 तक नवाब बना रहा, क्योंकि यह अंग्रेज़ों के हिसाब से काम करता था। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को पुनः 1763 में हटा दिया और फिर मीर जाफ़र को नवाब बनाया। इसके समय में ही बक्सर का युद्ध हुआ। मीर जाफ़र जब गद्दी पर था तो इसका शासनकाल 1763 से 1765 है, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। में तो हम जानेंगे बक्सर के युद्ध का वास्तविक डेट अगर पूछ लिए तो हम बताएंगे 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। एक तरफ क्या था, मीर कासिम अवध का नवाब और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, दूसरी तरफ अंग्रेज़ी सेना जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने कर रहा था। अंग्रेज़ी सेना का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो। जब मीर कासिम को उसके गद्दी से हटा दिया गया तब मीर कासिम दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद पता चला कि मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ है। तब मीर कासिम ने वहाँ से कहाँ चला गया, अवध चला गया और भारत की उस समय की 3 महाशक्तियाँ एक साथ बैठ के वार्तालाप करने लगे और मीर कासिम ने अपना सारा दुख किसको सुनाया, अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय और तीनों ने मिल के अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने की रणनीति बनाई और बक्सर, उसी समय बिहार में बक्सर ज़िले में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। एक तरफ से 3 महाशक्तियाँ लड़ रही थी, तो एक तरफ से अंग्रेज़ी सेना और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो शुजाउद्दौला ने किया था, जबकि अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में भी 3 बड़ी महाशक्ति होने के बावजूद भी यह युद्ध मीर कासिम हार जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध ही ऐसा युद्ध था कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन नियंत्रण बक्सर के युद्ध के बाद ही शुरू हो गया, क्योंकि उस समय कोई ऐसी महान शक्ति नहीं थी या मजबूत शक्ति नहीं थी जो अंग्रेज़ों को हस्तक्षेप नीति को, चाहे उसके आक्रमण नीति को रोक सके, क्योंकि ये तीनों महान शक्तियाँ एक साथ बक्सर के युद्ध में हार चुकी थी। उस समय रॉबर्ट क्लाइव क्या था, रॉबर्ट क्लाइव अपना कार्यकाल पूरा करके लंदन चला गया था और बंगाल का
गवर्नर कौन था? बेंसी टाट था। लेकिन जब लंदन में पता चला कि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत बड़ी युद्ध घोषणा युद्ध हुआ है भारत में, तो इसकी शांति और समझौते के लिए पुनः रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेजा गया। और इलाहाबाद और आते ही रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की। और इलाहाबाद की 2 संधि हुई, एक नहीं 2 संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ? 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765, जबकि दूसरा संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। प्रथम संधि किनके किसके बीच हुआ था? अक्सर पूछ लिया जाता है प्रथम संधि किन 2 व्यक्तियों के बीच हुआ। तो एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव था और दूसरा शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। और प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ, जबकि दूसरा संधि के समय रॉबर्ट क्लाइव और शुजा-उद-दौला था। अब यह संधि में क्या क्या ऐसे शर्त थे जो रखा गया? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत, इलाहाबाद की प्रथम संधि जब रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी उसमें क्या किया? बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार किसको दे दिया गया? अंग्रेज़ों को दे दिया गया। और शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन देना प्रारंभ किया गया। ये 2 नंबर संधि था कि इसी संधि में क्या था कि शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन भोगी बना दिया। और यहाँ पे नोट करके हम एक बात लिखे हैं जिसको हम बता दे रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग्स बाद में इस पेंशन को भी क्या कर दिया? बंद कर दिया। अवध के नवाब कौन था उसमें? शुजा-उद-दौला। अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर के यूपी, जो इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, तो वहाँ से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर के मुग़ल बादशाह को दे दिया गया। पहला संधि क्या था कि मुग़ल बादशाह से बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी छीन ली गई और अंग्रेजी सेना को दे दिया गया। दूसरा था शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन देना प्रारंभ कर दिया गया। और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से कड़ा और इलाहाबाद को क्षेत्र को लेकर के मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। इलाहाबाद की दूसरी संधि की शर्त क्या थी? दूसरी संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765 को। यह युद्ध हार जाने के तौर पर अवध के नवाब 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। 50 लाख रुपए दूसरा शर्त था। अवध के क्षेत्र में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया और बिना कर कोई टैक्स दिए अंग्रेज आराम से क्या करते थे? अवध के क्षेत्र में अपना व्यापार कर सकते थे। अंतिम बंगाल का नवाब मुबारक-उद-दौला हुआ। बाकी ऐसे इसके मुबारक-उद-दौला से पहले 2 भी ऐसे शासन हैं जो जहाँ से हमें एग्ज़ाम में पढ़ने को क्वेश्चन नहीं बनता है। हमारा क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो हमारा आंसर जाता है मुबारक-उद-दौला, जिसका शासनकाल 1770 से लेकर 1765 तक रहा है। और बंगाल का अंतिम नवाब कौन हुआ? मुबारक-उद-दौला। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य कैसे हुआ और वहाँ के शक्तियों पर नियंत्रण धीरे धीरे अंग्रेज कैसे किया, इस सब की जानकारी हमने दे दी है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अवध और हैदराबाद को।